हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जेईई मेंस 17 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया है 2021 में उसको डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ जेड आयोटा जेड एंड जेड प्लस आयोटा जेड आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? तो अगर ट्रायंगल मेरे पास ऐसा है जिसके वर्टिसेस है मान लो Z1 यानी कि Z है, और यहाँ पर B Z2 जो आयोटा Z है, और C Z3 जो यहाँ पर Z प्लस आयोटा Z है, तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ Z1 Z1 बार 1, Z2 Z2 बार 1 और Z3 Z3 बार 1। यह होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का जब कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहे। तो अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हो तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग निकालते हैं। एक मेथड यह होता है। दूसरा, या तो आप इसे x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लिख लो, यानी कि x कॉमा वाई, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई कॉमा एक्स, इस तरह से लिख करके और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। इससे अगर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे पास 1/2 मॉड डिटर्मिनेंट। पहला वर्टेक्स अगर जेड ले लूँ तो जेड जेड बार 1, दूसरा है आयोटा जेड, तो आयोटा का कंजुगेट क्या हो जाता है माइनस आयोटा जेड बार, और यहाँ पर हो गया 1, और थर्ड वर्टेक्स है जेड प्लस आयोटा जेड, इसको जेड बार माइनस आयोटा जेड बार और यहाँ 1 लिख दिया। इस तरह से हो गया। अब इसे हम लोग एक्सपेंड करेंगे किसी रो या कॉलम के लॉन्ग, तो मेरा आंसर आ जाएगा। चाहो तो फर्स्ट रो यानी कि R1 माइनस R2 करके एक जीरो, R2 माइनस R3 यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यूज करके भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं। यह बात है। तो अगर मैं R1 माइनस R2 कर दूं, R1 goes to R1 minus R2 and R2 goes to R2 minus R3, तो यहाँ पर हो गया Z माइनस आयोटा जेड, जेड बार माइनस 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 प्लस आयोटा जेड बार, और यह जीरो। यहाँ सेकेंड रो में हो जाएगा आयोटा जेड और यह सब्ट्रैक्ट होगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस जेड, और यहाँ पर हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा तो यह भी यानी कि जेड बार, और यहाँ पर हो गया जीरो, और जेड प्लस आयोटा जेड, जेड बार माइनस आयोटा जेड बार, और यहाँ 1 हो गया। इस तरह से ऐसे आ गया। अगर थर्ड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड किया जाए तो बड़े आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/2 मॉड, और थर्ड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो 0 माइनस 0 प्लस 1 वाले रो कॉलम को हाइड कर दें तो मेरे पास आ गया जेड माइनस आयोटा जेड, जेड बार प्लस आयोटा जेड बार और माइनस जेड जेड बार। यह अब यहाँ पर इसको एक्सपेंड करना है तो यहाँ मॉड हाफ मॉड, और यहाँ हो गया जेड जेड बार माइनस आयोटा जेड जेड बार, इसे अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस जेड जेड बार प्लस, यहाँ प्लस नहीं यहाँ भी माइनस हो जाएगा, माइनस आयोटा जेड जेड बार। यहाँ पर देख रहे हैं जेड जेड बार और जेड जेड बार माइनस प्लस कैंसिल हो गया, या 2 टाइम्स हो गया ट्वाइस। अब 1/2 मॉड 2 आयोटा जेड जेड बार। अब हम लोग जानते हैं क्या कि आयोटा का मॉडुलस क्या होता है 1, तो पहले 2 से 2 कैंसिल कर दिया, नेगेटिव ही गया, तो मेरे पास हो गया मॉड ऑफ जेड जेड बार, और इसका मतलब हो गया मॉड जेड स्क्वायर, यह हो गया स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में रहे तो ऐसे भी हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। नहीं तो इसको एक्स वाई, फिर यहाँ पर माइनस वाई कॉमा एक्स, फिर इसको भी उस टर्म में ला करके एक्स वाई के टर्म में ला करके तो एरिया निकालेंगे तो भी यही आएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इफ एक्स प्लस एक्स रेज लॉग एक्स बेस 2 होल रेज 7 हैज फोर्थ टर्म एज 4480, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू क्या होगी?
इसमें हम लोग क्या करेंगे, यह बायनोमियल एक्सपेंशन है, तो बायनोमियल एक्सपेंशन में हम लोग फोर्थ टर्म निकालना है, तो फोर्थ टर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं कि या तो जनरल टर्म निकाल लें। तो अगर मेरे पास बायनोमियल एक्सपेंशन a प्लस एक्स टू द पावर n है और इसका जनरल टर्म मीन्स टी आर प्लस वन या टी आर भी ले सकते हो, दोनों में से कोई। तो टी आर प्लस वन अगर लेते हैं तो यहाँ क्या होता है, एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर एक्स टू द पावर r होता है। उसी तरह से यहाँ पर इसका टी आर प्लस वन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7CR एक्स टू द पावर 7 माइनस आर और एक्स रेज लॉग एक्स बेस टू होल रेज आर, यह हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि फोर्थ टर्म आपको चाहिए। फोर्थ टर्म क्या है, 4480 है। फोर्थ टर्म लाने के लिए यहाँ पर आर की वैल्यू क्या डालेंगे, 3 डालेंगे। तो अगर यहाँ T3 की बात कर लें तो T3 प्लस वन, T3 प्लस वन, आर की वैल्यू 3 डाला तो 7C3 एक्स रेज 7 माइनस 3 और एक्स रेज लॉग एक्स बेस 2 और यहाँ 3 डाल दिया तो 3 यहाँ आ गया और इज इक्वल टू मेरे पास दिया हुआ है 4480 गिवन। अब इसे मुझे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 7C3 की वैल्यू होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 मीन्स 6 और यह हो गया एक्स रेज 4 और यहाँ हो गया लॉग एक्स टू द पावर लॉग, तो एक्स टू द पावर लॉग है तो एक्स रेज 4 प्लस 3 लॉग एक्स बेस 2 भी लिख सकते हैं यहाँ पर और इसको 4480 है वह भी कर दिया। 6 से 6 कैंसिल हो गया, 5 से इधर कैंसिल कर सकते हो तो 5 8 5 जब 40 4 तो 9 5 जब 45 3 तो 6 हो गया। फिर 7 से भी शायद कैंसिल हो जाए तो देख लो यहाँ पर एक्स की एक्स रेज 4 प्लस 3 लॉग एक्स बेस 2 इज इक्वल टू, अगर 7 से इसे कैंसिल करें तो 7 तो 7 1 जा 7 2 तो यहाँ हो गया 14 5 8 128 हो गया 128, यह हो गया एक्स टू द पावर इतना अगर लिखते हैं तो। अब इसे या तो आप करेंगे क्या कि फिर से दोनों तरफ लॉग ले लें विथ बेस 2 तो मेरा बात बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख लिया लॉग एक्स रेज 4 प्लस 3 लॉग एक्स बेस 2 और यहाँ बेस 2 कर लिया 128 मीन्स 2 की पावर कितने हो गए 2 रेज 5 32 हो गया 6 64 7 यानी कि 2 टू द पावर 7 लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 टू द पावर 7 है तो लॉग 2 रेज 7 बेस 2 कर लिया। अब यहाँ से क्या होगा कि यह पावर जो है पीछे आ जाएगा तो यहाँ पर हो गया 4 प्लस 3 लॉग एक्स बेस 2 इंटू लॉग एक्स बेस 2 और यहाँ हो गया 7 लॉग 2 बेस 2, लॉग 2 बेस 2 मेरा 1 होता है तो यहाँ पर हो गया 7। अब अगर log x बेस 2 को अगर t मान लिया जाए तो यहाँ पर 4 प्लस 3t इंटू टी इज इक्वल टू 7 हो गया, वेर t क्या है तो log x बेस 2 है। यहाँ हो गया 3t स्क्वायर प्लस 4t और यह माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मुझे t की वैल्यू निकालनी है और t की वैल्यू जो निकालेंगे वह या तो फैक्टराइज करके निकालें या जैसे भी निकाले तो t की वैल्यू निकलेगी, वहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। 3t स्क्वायर प्लस 7t माइनस 3t और माइनस 7 कर दें फैक्टराइज करके, तो यहाँ मिड टर्म स्प्लिट करके तो यहाँ पर मैं t अगर कॉमन कर लूँ तो 3t प्लस 7 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन कर लिया तो 3t प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हो गया। t माइनस 1 और 3t प्लस 7 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1 आया और t इज इक्वल टू माइनस 7/3 आ गया। t मीन्स क्या है तो log x बेस 2 इज इक्वल टू 1 है, यहाँ से एंटी लॉग लगाते हैं तो यह पावर में चला जाता है, इसको भेज देता है तो x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 मीन्स 2 और यहाँ से अगर बात करें तो log x बेस 2 इज इक्वल टू 7/3 तो x इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 2 रेज 7/3। इस तरह से हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं और यह x की वैल्यू यहाँ से आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स रेज 4 इज कंटिन्यूअस ओवर द डोमेन, ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, और एफ जीरो इज इक्वल टू 1 बाई के है, देन के की वैल्यू क्या होगी? तो जब कंटिन्यूअस है तो इसके लिमिट एग्जिस्ट करते होंगे, और एफ जीरो की वैल्यू 1 बाई के है, तो यहाँ पर क्या होगा? 1 बाई के इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो है, और एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कंटिन्यूअस के कारण एफ एक्स। अब इस लिमिट को मुझे सॉल्व करना है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और यहाँ पर हो गया कॉस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स रेज 4। अब यहाँ पर यह जीरो बाई जीरो मीनिंगलेस फॉर्म दिया गया, यहाँ साइन जीरो में जीरो कर दूँ तो कॉस जीरो 1, और यहाँ भी 1, तो 1 माइनस 1 जीरो, जीरो बाई जीरो मीनिंगलेस फॉर्म। तो जब लिमिट का फॉर्म जीरो बाई जीरो हो जाए तो हम लोगों के माइंड में तुरंत आता है कि लॉफ्टेल रूल लगा दो। लॉफ्टेल रूल भी यहाँ पर कोई इजी नहीं होगा, लेंदी होगा। पहले हम लोग करें क्या कि इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी यूज कर लें, हो सकता है उसके बाद डायरेक्ट सॉल्व हो या एक्सपेंशन मेथड यूज करना पड़े। तो कॉस सी माइनस कॉस डी हम लोग जानते हैं कि कॉस सी माइनस कॉस डी होता है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। पहला यह करेंगे, तो यहाँ हो गया मेरे पास लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस 2 साइन ऑफ साइन x प्लस x बाई 2 इंटू साइन ऑफ साइन x माइनस x बाई 2 डिवाइडेड बाई x रेज 4। अब आप देखोगे तो साइन थीटा बाई थीटा के फॉर्म में है, तो थोड़ा सा उसे एडजस्ट कर ले साइन थीटा बाई थीटा के फॉर्म में एग्जैक्ट, तो कुछ बात बन सकती है। तो 2 साइन ऑफ x प्लस x बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन x प्लस x बाई 2, ऐसा कर लिया, मल्टीप्लाइड बाई साइन x प्लस x बाई 2 इंटू, फिर इसके लिए होगा साइन ऑफ साइन x माइनस x बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन x माइनस x बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन x माइनस x बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई x रेज 4। अब देखो यह जो पार्ट है यह 1 बन जाएगा, क्योंकि लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा जैसा है, तो यह 1 हो गया। यह भी लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा जैसा है, तो इसे भी 1 कह सकते हैं, यह 1 हो गया, यह भी 1 हो गया। तो मेरे पास आता है लिमिट x टेंस टू जीरो, और यहाँ पर माइनस 2 मेरे पास होती है, एक 2 को 2 से कैंसिल कर लूँ तो मेरे पास हो जाएगा माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा है, तो 1 बाई 2 तो लिख लें, और यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर एक्स, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि साइन एक्स प्लस एक्स, और यहाँ पर साइन एक्स माइनस एक्स बाई 2 तो मैंने बाहर ले लिया, तो डिवाइडेड बाई एक्स रेज 4। अब साइन x प्लस एक्स में तो साइन थीटा बाई थीटा इसे कर लेंगे, लेकिन इसको अगर एक्सपेंड कर दें, साइन x का एक्सपेंशन होता है साइन x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेज 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। तो साइन x माइनस एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास? माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेज 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। ऐसा इसका यूज यहाँ पर कर लें तो मेरे पास हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस हाफ, और यहाँ हो गया साइन x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स, और यहाँ पर मैं लिख दूँ यहाँ से माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेज 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स क्यूब। एक x को पहले कैंसिल कर लो, और इस x क्यूब से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास हो गया माइनस 1 बाई 2 1 प्लस 1, और यहाँ पर हो गया मेरे पास माइनस 1 बाई 6, फैक्टोरियल 3 होता है 6 प्लस 0, बाकी में सब कैंसिल हो जाएगा, वो 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर हो गया मेरे पास प्लस 1 बाई 12, तो यह है 1 बाई के इक्वल, तो इससे हो गया k की वैल्यू 12। ऐसे करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है लिमिट का, लिमिट और कंटिन्यूटी का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है।
इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉट इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 8 प्लस कॉट इनवर्स 18 प्लस कॉट इनवर्स 32 अप टू प्लस डॉट डॉट अप टू 100 टर्म्स। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 4 ऑप्शन होगा उसमें, यहाँ पर ऐसे अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो करना क्या है मुझे, तो कॉट इनवर्स को अगर मैं tan इनवर्स में बात करूं तो यहाँ पर होता है कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। tan इनवर्स में इजी थोड़ा हो जाता है, देखने में अच्छा लगता है, तो यहाँ पर कॉट इनवर्स अल्फा को यहाँ लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2 प्लस, और कॉट इनवर्स अल्फा छोड़ो बाद में देख लेंगे, तो इसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू, सपोज करो tan इनवर्स 1/2, यह हो गया tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/18 प्लस tan इनवर्स 1/32 प्लस डॉट डॉट टू n टर्म्स। यह एक सीरीज है tan इनवर्स का। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ क्या है, 2 है। एक बार और अगर लिखे इसे तो tan इनवर्स 1/2 है प्लस यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 को मैं 2 इंटू 1 कर देता हूँ, और यहाँ पर हो गया 2 इंटू 4 प्लस tan इनवर्स 1/2 इंटू 9 प्लस tan इनवर्स 1/2 इंटू 16 प्लस डॉट डॉट टू n मीन्स 100 टर्म्स, 100 टर्म्स अप टू 100 टर्म्स। यह अब आप देखेंगे तो यहाँ 2 इंटू 1, 2 इंटू 4, 2 इंटू 9, 2 इंटू 16 मीन्स 2 इंटू 1 स्क्वायर, 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 2 इंटू 4 स्क्वायर, ऐसे हो रहा है। यानी कि यह मेरे पास T1 है, तो यह T2 है, और यह T3 है, यह T4 है, तो मेरे पास Tn क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1/2 इंटू, यहाँ 4 में देखो 4 स्क्वायर है, 3 में 3 स्क्वायर, 2 में 2 स्क्वायर, 1 में 1 स्क्वायर, तो 2n स्क्वायर हो जाएगा। और इसको अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूँ तो tan इनवर्स 2 से अगर मल्टीप्लाई और कर ले, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो 2/4n स्क्वायर हो जाएगा। अब tan इनवर्स में हम लोग बात करते हैं तो tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, या x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, इसके फॉर्म में आ जाए तो हम लोग उसको स्प्लिट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो अगर इस टाइप का सीरीज होता है तो हम लोग जनरली सोचते हैं कि यार डिफरेंस मेथड से सॉल्व होगा, डिफरेंस फॉर्म में लाना है। तो डिफरेंस फॉर्म में लाने के लिए डिनोमिनेटर में क्या होता है, तो 1 प्लस होना चाहिए एक्स वाई, तो 1 ऐड करके और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1, और देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तो tan इनवर्स यहाँ पर 2/1 प्लस 4n स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब इसे मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2/1 प्लस 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1, ऐसा हो गया। अब यह सोचो कि यहाँ जो लिखा हुआ है क्या इसका डिफरेंस ऊपर है क्या, न्यूमेरिकल डिफरेंस, उलट पुलट कर सकते हैं। तो 2n प्लस 1 में से 2n माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो 2 बनता है, यहाँ 2 है, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसे, तो मेरे पास हो गया tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1, यह मेरे पास आ गया। अब यह tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे इसे, tan इनवर्स x मीन्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स y मीन्स 2n माइनस 1, यह मेरे पास आ गया Tn। और मुझे चाहिए क्या, Sn ला करके S100 चाहिए, तो या तो n की वैल्यू यहीं पर 100 तक पुट करके कर ले, या n तक जा करके करें। तो अब देखते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा। तो यह मेरे पास है Tn इज इक्वल टू है tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1। अब आपको करना क्या है, तो n की वैल्यू डालना है। तो अगर n की वैल्यू 1 डालोगे वो डायरेक्ट भी हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ डाले तो क्या होगा, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1,
2 डालोगे तो क्या होगा, tan इनवर्स 2 तो 5 हो गया, माइनस tan इनवर्स 3, 3 डाल दिया तो यहाँ हो गया tan इनवर्स 3 2 जा 6 7 माइनस tan इनवर्स 5। और ऐसे करते करते मुझे 100 तक ही जाना है, तो t 100 हो गया, tan इनवर्स 100 मैंने डाला तो 201 माइनस tan इनवर्स 100 डालने के बाद 199, सबको ऐड किया तो एस 100 आ गया मेरे पास। यह टेलीस्कोपिक कट है, कट गया तो मेरे पास आया tan इनवर्स 201 माइनस tan इनवर्स 1। अब यह tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है, इसे आप कर सकते हो फिर से फॉर्मूला से, tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, तो 201 माइनस 1 बाई 1 प्लस 201 इंटू 1 मीन्स tan इनवर्स 200 बाई यहाँ पर हो गया 202। और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ हो गया tan इनवर्स 100 बाई 101, यह हो गया। और यह मेरे पास दिया हुआ था किसके इक्वल, तो इसे जो tan इनवर्स में लाए थे तो cot इनवर्स के इक्वल, तो इसे मैं लिख सकता हूँ cot इनवर्स 101 बाई 100, यह है। और यह दिया हुआ था किसके इक्वल, cot इनवर्स अल्फा के इक्वल, तो अल्फा यह गिवन है, तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया 101 बाई 100। ऐसे हम लोग अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ पर एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ है कि इफ ए इज इक्वल टू साइन मैट्रिक्स साइन अल्फा 0 0 साइन अल्फा एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस हाफ आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, देन वी हैव टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा। जो वैल्यूज होगा वह निकालने हैं। तो मेरे पास ए स्क्वायर की ज़रूरत है, तो पहले ए स्क्वायर लिख लेते हैं। ए स्क्वायर को लिखेंगे क्या, तो साइन अल्फा 0 0 साइन अल्फा इंटू मैट्रिक्स साइन अल्फा 0 0 साइन अल्फा। अब आप देखोगे तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट में कुछ भी हो सकता है, रो से रो को मल्टीप्लाई करे, कॉलम से कॉलम को मल्टीप्लाई करे, रो से कॉलम, कॉलम से रो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई हो। और अगर स्क्वायर ऑर्डर का दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंट ऑर्डर का है, जैसे एक है m बाई n ऑर्डर का तो दूसरा n बाई p ऑर्डर होना ही चाहिए, दोनों के यानी कि पहले के कॉलम की संख्या दूसरे के रो की संख्या के इक्वल हो तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। यहाँ तो दोनों सेम ही है, स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा। तो यहाँ करना क्या है मुझे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना है रो से कॉलम को, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड के कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 0 तो हो ही जाएगा, फिर यहाँ से 0 प्लस 0 हो गया, फिर सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 0 और यहाँ पर हो गया आपका 0 प्लस फिर से साइन स्क्वायर अल्फा मीन्स यहाँ हो गया साइन स्क्वायर अल्फा 0 0 साइन स्क्वायर अल्फा। यह तो हो गया ए स्क्वायर की बात। तो ए स्क्वायर माइनस हाफ आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ए स्क्वायर की वैल्यू तो मुझे मालूम हो गई साइन स्क्वायर अल्फा 0 0 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस हाफ आई की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर सेम ऑर्डर का लेना है तो 1 0 0 1 लिख देंगे। मैट्रिक्स में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हाफ से इन सभी 0 तो है ही वो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर अल्फा माइनस हाफ और यहाँ पर 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा और फिर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस हाफ, एक ही बार में कर लिया ऐसे, ये तो है ही, ये हाफ यहाँ जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो सेम पोजीशन के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट किया और इस तरह से ऐसे आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट 0 दिया हुआ है तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस हाफ आई का डिटर्मिनेंट 0 है, मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा माइनस हाफ 0 0 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस हाफ की वैल्यू 0 है।
अब डिटर्मिनेंट में क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ होगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 0 मीन्स साइन स्क्वायर अल्फा माइनस हाफ इज इक्वल टू 0. सो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू हाफ, जिसे लिख सकते हैं साइन अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2. अब साइन अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 है तो अल्फा की पॉसिबल वैल्यू, यहाँ पर जनरल वैल्यू की बात करें तो जनरल फॉर्म में जाएंगे, नहीं तो अगर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा अगर 0 से पाई या पाई/2 में अगर हम लोग सोचते हैं या फर्स्ट सर्कल में सोचते हैं तो यहाँ पर ऐसे पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. तो मेरे पास है साइन अल्फा इज इक्वल टू, ऐसे साइन अल्फा को लिख सकते हैं साइन प्लस माइनस पाई/4. तो चाहो तो अल्फा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई/4 भी लिख सकते हो. एन क्या है तो इंटीजर है ऐसे. या एक और फॉर्मूला होता है तो अल्फा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1/n इंटू प्लस माइनस पाई/4, ऐसा भी लिखा जा सकता है. द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट 0 टू √π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स dx. हम लोग जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का प्रॉपर्टी होता है कि x प्लस एन है तो इसे हम लोग लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस एन, जहाँ पर n क्या है इंटीजर है. तो इसका यूज करके हम लोग इसको क्या करेंगे, तो यह ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इंटीजर तो होगा ही और यह अलग कर सकते हैं. मीन्स मेरे पास हो गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू √π/2 और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ कॉस एक्स dx. अब क्या करना है तो ये अलग अलग कर लेंगे तो 0 टू √π/2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू √π/2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन cos x dx. अब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में है इंटीग्रेशन तो उसमें क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपने इंटीजर वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस होता है. तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे वैल्यू सोचना है. तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू डालेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या देगा, लेस देन 1 वैल्यू देगा और लेस देन 1 वैल्यू देगा तो उसकी इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी 0. तो इसे स्प्लिट करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं 0 टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 से यह √π/2 है तो क्या होगा 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू हो सकती है लेकिन 2 से बड़ी नहीं होगी. मतलब ये भी इंटीजर में ही आ गया 1 से 2 के अंदर में, तो ऐसे ही लिखेंगे. और यहाँ पर हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस 0 टू फिर √π/2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ cos x dx. अगर मेरे पास ऐसा हो 0 टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x dx, तुरंत लिखेंगे 0 टू 1 0, क्योंकि x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है तो उसकी वैल्यू 0 होगी. अगर मेरे पास ऐसा होता 1 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x dx तो यह तुरंत लिखते 1 से 2 1 dx और फिर आगे इंटीग्रेशन कर सकते थे. तो वही बात यहाँ पर करनी है. तो 0 से 1 के बीच में यह क्या देगा 0 वैल्यू देगा, यानी कि इंटीग्रेशन हो गया 0 टू 1 0 dx प्लस 1 से √π/2 में यह क्या देगा 1 देगा तो 1 dx और प्लस यहाँ पर भी 0 से √π/2 में यह क्या देगा, क्योंकि cos x की वैल्यू तो ऐसे ही 0 होती है, लेस देन 1 होती है किसके बीच में, यानी कि अगर यहाँ 0 से √π/2 में देखें तो यहाँ पर क्या होगा लेस देन 1 ही वैल्यू देगा. तो यह लेस देन 1 क्योंकि 0 लेना नहीं और √π/2 तो ऐसे ही π/2 से छोटा, मतलब यह 0 वैल्यू देने वाला है तो 0 दिया, यह 0 हो गया मेरा, यह x हो गया और x का लिमिट हो जाएगा 1 से √π/2 और प्लस 0 मीन्स √π/2 माइनस 1, यह आंसर होगा. तो ऐसे करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. If 2x minus y plus 1 is equal to 0 is tangent to the circle at the point 2, 5 and center of the circle lie on this line x minus 2y is equal to 4, then the radius of the circle is. अब मान लो कि यह एक tangent है
सर्कल का जो है दिया हुआ 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और कह रहा है क्या कि सर्कल का सेंटर एक ऐसे लाइन जा रहा है उस पर है, मतलब यहाँ पर सेंटर है, इस लाइन पर, इस लाइन का इक्वेशन है मेरे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। एग्जैक्ट फिगर नहीं, मतलब जस्ट समझना है। तो यहाँ पर लाइन, और यह कह रहा है कि टच कर रहा है सर्कल को एट द पॉइंट यह लाइन 2,5 पर। तो हमें करना क्या है, तो हमें पहले रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है। तो पहले सेंटर अगर निकाल लें तो रेडियस ऑफ द सर्कल भी निकल सकता है। सेंटर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सेंटर से टेंजेंट पर ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है एट द देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर इस लाइन का, यानी कि यह परपेंडिकुलर लाइन का जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है उसका इक्वेशन निकाल लें और इस लाइन को सॉल्व करें। मतलब अगर मैं इसे P बोलूं और C और इसको मैं L कह देता हूं, तो CL और PC को अगर सॉल्व करेंगे तो मेरा C का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और C का कोऑर्डिनेट मतलब सेंटर मालूम हो जाएगा, और सेंटर मालूम हो गया और पॉइंट यहाँ मालूम है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि सेंटर कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए मुझे परपेंडिकुलर लाइन की ज़रूरत है। परपेंडिकुलर लाइन के लिए मेरे पास यहाँ से स्लोप, या तो डायरेक्ट लाइन पे जाएंगे, नहीं तो यहाँ से स्लोप मुझे मालूम है कि 2 है, इसका 2 है स्लोप, तो इसका क्या होगा, -1/2 होगा। तो यहाँ पर होगा y माइनस y1 मीन्स 5 इज इक्वल टू -1/2 इंटू x माइनस x1 मीन्स 2। सो y की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास -12x, और या तो +1 हो गया और +5, तो यह 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यह y की वैल्यू उसमें डाल दें, सेकेंड इक्वेशन जो सेंटर से जो पास करता है उसमें, तो मेरे पास हो जाएगा x माइनस 2 इंटू -12x प्लस 6 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हो गया x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यह 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x हो गया, और -12 इज इक्वल टू 4। सो 2x इज इक्वल टू 16, देयरफॉर x इज इक्वल टू हो गया 2। अब x की वैल्यू अगर 2 में डाल दो, किसमें, इसमें, तो x की वैल्यू 2 डाल दिया तो y की वैल्यू हो गई मेरे पास -12 इंटू 2 और प्लस 6 मीन्स -1 प्लस 6 यानी कि 5। तो यहाँ सेंटर मालूम हो गया कि 2,5 होता है। तो देयरफॉर रेडियस के लिए अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स करेंगे, तो अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर और 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 होल स्क्वायर। ये क्या हो रहा है, 2 5 ही था। ये तो 0 आ रहा है, मतलब यह पॉइंट यही है। एक मिनट में देख लो, अगर डेटा गलत होगा तो अलग बात है। 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट 2x माइनस वाई प्लस 1। तो यह हो गया इसका, और एंड सेंटर ऑफ द सर्कल लाई ऑन दिस लाइन x माइनस 2y। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से 2 बात करता हूँ, इसका स्लोप है, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हो जाएगा -12। तो यहाँ हो गया y माइनस 5 इज इक्वल टू -12 इंटू x माइनस 2। सही है, तो मैं यहाँ से -12x किया और +1 हो गया यह, और +1 + 5 6 हो गया, y माइनस हाफ एक्स। ठीक है, यह 6 हो गया, तो यह हो गया। अब x की वैल्यू, y की वैल्यू मुझे डालनी थी सेकेंड इक्वेशन में, मीन्स x माइनस 2y, और x माइनस 2y है तो -2, और y की वैल्यू है -12x प्लस 6 इज इक्वल टू 4 है, तो मैंने 4 लिखा। तो x ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल होकर के 1, तो यहाँ प्लस x हो गया, और -12 होगा, और यह ठीक है। तो 2x, तो x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 8 होना चाहिए था, 8 है। x की वैल्यू मैंने 8 डाला इसमें, y वाले में, तो 8 मैंने डाल दिया यहाँ, तो 8 डाला तो +6, तो यहाँ हो गया 4, तो -4 + 6
-4 + 6 दैट इज 2। तो मेरे पास हो गया सेंटर 8,2। सेंटर में मिस्टेक हो गया था 8,2। अब हम लोग डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स निकालेंगे यहाँ पर। तो मेरे पास हो गया अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो रेडियस मालूम हो जाएगा। तो 8 - 2 होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 होल स्क्वायर। 8 - 2 मीन्स 6, तो 36 प्लस यहाँ पर हो गया 9, यह हो गया 45। अब 45 लिखो या 3√5 यूनिट लिखो, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे। थैंक यू।